हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज साइंस लेक्चर सीरीज का वीडियो नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो मैं आप लोग यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, और आज हमारा ये तीसरा वीडियो होगा साइंस पे। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेंड्स स्पीड यानी कि चाल, औसत चाल सब समझ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है वेग यानी कि वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी। फ्रेंड्स, जैसे चाल में क्या होता है कि टोटल तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय को क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, दूरी अपॉन समय, तो हमें चाल मिल जाता है। वेग में हम लोग दूरी की जगह बस विस्थापन रख देते हैं। दूरी को अगर विस्थापन से बदल दिया जाए, उसके बाद उस विस्थापन को करने में कितना समय लगा किसी भी बॉडी के द्वारा, उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमको मिल जाता है वेग। यानी कि वेग का अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो वेग इज इक्वल टू क्या होगा, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए वेग भी सदिश राशि होगी। वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटे में समयांतराल। समय मतलब समयांतराल। जैसे कि अगर कोई बॉडी टाइम t1 पे, मान लेते हैं टाइम t1 पे पॉइंट ए पर है, ठीक, यहाँ है टाइम t1 टाइम हो रहा है घड़ी में, आपके कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, मैंने t1 ले लिया। आगे फ्रेंड, जब कुछ समय बाद यानी कि टाइम t2 जब हो जाता है, t1 से टाइम बदल के कितना हो जाता है t2, तो t2 पे ये पॉइंट b पे पहुँच जाती है। और मान लीजिए जब हम इन दोनों के बीच का विस्थापन निकालते हैं तो d, यानी t1 से t2 टाइम के बीच इसने d विस्थापन किया। विस्थापन मैंने बताया था फ्रेंड्स, ये भी दूरी होती है, लेकिन किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन ही कहते हैं। विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर ही होता है, दोनों को हम लोग मीटर में ही मापते हैं। दूरी अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, और विस्थापन सदिश राशि है। तो हम लोग अब वेलोसिटी पता करनी है कि किस वेलोसिटी से इस बॉडी ने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी को कवर किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी v यानी कि वेग v बराबर क्या होता है, विस्थापन, कुल हमने कितना विस्थापित किया अपनी बॉडी को, कितना किया, तो d, विस्थापन हमारा रहा d, और टाइम कितना लिया गया, तो ये रहा t2 टाइम। लास्ट में हम लोग टाइम कितना पहुँचे हैं t2 पे, और शुरुआत का टाइम कितना था t1, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लें, तो t2 माइनस t1। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि हमारी वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, जब हमने d डिस्टेंस को t1 से t2 समय अंतराल के बीच तय किया। तो ये हमारा समय अंतराल है, और ये वो विस्थापन है जिसको हमने इस समय अंतराल में तय किया। यहाँ पे भी फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को चाल में बताया था कि इस कैलकुलेशन को हम लोग करने के बाद जो हमें वेग प्राप्त होता है वो औसत वेग होता है। मतलब कि एक ओवरऑल इस वेग यहाँ पे निकलता है। हमें नहीं पता कि इसने यहाँ पे इसका वेग कितना था इस पूरी यात्रा के दौरान, इस जो भी हमने बॉडी लिया है, इसका वेग यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। हमने एक ओवरऑल कैलकुलेशन किया है, एक औसत निकाला है यहाँ से कि इस पूरी यात्रा के दौरान लगभग इसी औसत वेग से गाड़ी इस यात्रा को तय की है।
तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं तो यहाँ छोटा सा वी का मतलब एवरेज, औसत। तो ये औसत वेग है। औसत वेग फ्रेंड्स, आप लोग जब हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें जैसे कि हम फिर से लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो हमारी व्हीकल है यानी कि जो गाड़ी है उसको यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इस पूरी यात्रा को जो उसने तय किया उसने अलग अलग वेग से तय किया। जैसे कि दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक उसका वेग रहा v1, यहाँ से यहाँ तक उसका वेग रहा v2, यहाँ से यहाँ तक उसका वेग रहा v3, यहाँ से यहाँ तक उसका वेग रहा v4। तो आपसे पूछे अगर कि बताइए कि a से b तक उसका औसत वेग कितना हुआ, तो जो हम लोग मैथमेटिक्स में जैसे औसत निकालते हैं, गणित में क्या करते हैं, कुल संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब औसत वेग ऐसे पूछा जाए हमको ऐसे दे के, तो v एवरेज किसके बराबर होगा, सबको जोड़ देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, इन सबको जोड़ेंगे और 4 से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत चाल मिल जाएगी जो इस पूरी यात्रा के दौरान तय की गई है। तो औसत चाल के दो फार्मूले हुए, एक तो ये, लेकिन ये तब हम लोग इसको लागू करेंगे जब हमको उस दोनों पॉइंट के बीच की अलग अलग वेलोसिटी क्या की गई हो, दी गई हो। और एक ये फार्मूला होता है जो इसका बेसिक फार्मूला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि T2 माइनस T1, एक ये होता है। तो जैसा क्वेश्चन में आएगा उस हिसाब से हम लोग अपने फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वेग था। अब हम लोग वेग और समय, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी स्पीड होती है यानी कि चाल जो होता है वो एक यूनिफॉर्म चाल होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान चाल और असमान चाल। उसी तरह से वेग भी एक समान वेग होता है और असमान वेग होता है। अगर हम लोग समान समयांतराल में ध्यान रखिएगा, एक समयांतराल इक्वल हो हर बार, समयांतराल समान हो हर बार और उसमें हम लोग एक समान दूरी तय कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जिस प्रकार उसमें चाल वाले में समझाया था ऐसा सेम इसमें भी होगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने दो सेकेंड में पहले हमने अपनी यात्रा शुरू की और पहले 2 सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस तय किया, मान लीजिए 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमारा विस्थापन 1 मीटर का हुआ। फिर अगले 2 सेकेंड में फिर मैंने अगले 2 सेकेंड में कितना विस्थापित किया, फिर 1 मीटर, यानी कि मैं कहाँ पहुँच गया, 2 मीटर पे। इसको ग्राफ से मैं समझाता हूँ, ग्राफ से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं, तो ये हमारा हुआ वाई एक्सिस, ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हुआ एक्स एक्सिस और ये क्या हुआ वाई एक्सिस। एक्स पे हम लोग समय को रखते हैं और वाई पे हम लोग वेग को रखते हैं, यानी कि वेलोसिटी को रखते हैं। ठीक, ये हमारा हुआ 0 सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा समय, इसको हम लोग 0 देते हैं। ये हमारा हुआ 1 सेकेंड, ये हमारा हुआ 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5। उसी तरह से ये हुआ, मान के चलिए 2-2 मीटर के गैप पे हम वेग को बढ़ा रहे हैं। ये हमारा हुआ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ये हमारा 2 मीटर हुआ, ये 4 मीटर हुआ, ये 6 मीटर हुआ, ऐसे 2-2 पे ये 8 मान लीजिए, और फिर ये ऊपर ऐसे है। हम लोग शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक समान वेग किसको कहते हैं। अगर कोई वस्तु समान समयांतरालों में एक समान दूरियाँ नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे होगा एक समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। तो देखिए जैसे कि पहले सेकंड में उसने 2 मीटर की विस्थापन दिखाई, तो पहला सेकंड यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से ऐसे ले गए और 2 मीटर यानी कि वो बॉडी कहीं यहाँ पे है। ठीक, फिर अगले 2 सेकंड यानी कि 2 में और 2 जोड़ दीजिए, 4, चौथे सेकंड पे पहुँच गए।
अरे दूसरे सेकंड पे पहुंच गए। हमने ये जो सेकंड वाला समय वाला ग्राफ बनाया है वो एक एक सेकंड के अंतराल पे बनाया है। तो यहाँ जैसे 1 सेकंड हुआ, यहाँ 2 सेकंड हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ और यहाँ 5 हुआ। तो पहले 1 सेकंड में इसने 2 मीटर विस्थापन किया, फिर दूसरे 1 सेकंड में इसने उतना ही विस्थापन किया, यानी फिर से 2 मीटर और विस्थापन किया। तो 2 मीटर पहले से था, 2 मीटर और विस्थापित हुई, यानी कि 4 मीटर पे पहुंच गई है। फिर अगले 1 सेकंड यानी कि तीसरा सेकंड जब हमारा बीता तो हम कहाँ पहुँच गए, 6 पे पहुँच गए। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक समान हर एक सेकंड में वो हर बार 2-2 मीटर क्या कर रही है, विस्थापित हो रही है। तो अगर हम लोग फिर से इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ें तो आपको एक स्ट्रेट, यहाँ सही से थोड़ा नहीं बना है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी दोनों ही एक्सिस से जो झुकाव होगा वो बराबर होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस चाहे वो वाई एक्सिस। तो एक समान वेग की परिभाषा ये होती है कि अगर कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापन दिखाती है तो वो वस्तु एक समान वेग से चल रही है। असमान वेग क्या होगा कि अगर वो असमान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वो क्या हो जाएगी, असमान वेग से गतिमान होगी। और इसका ग्राफ वैसे ही होगा जैसे कि असमान चाल का था, मैंने उसमें भी दिखाया था, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा ये वाला। अलग अलग समयांतरालों में वो अलग अलग डिस्टेंस तय करेगी। जैसे कि पहले अगर 1 सेकंड में 2 मीटर विस्थापित हुई तो दूसरा 1 सेकंड बीचेगा तो हो सकता है उसमें 4 मीटर विस्थापित हो जाए, तीसरा 1 सेकंड बीचेगा तो हो सकता है उसमें फिर 2 मीटर का ही विस्थापन हो। तो इस तरह से अलग अलग समयांतरालों में अगर अलग अलग वो विस्थापन दिखाती है तो हम लोग कहते हैं कि वो असमान रूप से विस्थापित है, यानी कि असमान वेग से गति कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग एक बनाएंगे वेग और समय का ग्राफ। तो एक बार वेग और समय का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। और इसके लिए हम लोग पहले मान के चलते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु है जो एक समान वेलोसिटी से क्या कर रही है, गतिमान है, एक समान वेग से चल रही है। तो एक समान वेग से चलने वाली जो वस्तु है, पहले हम लोग उसका ग्राफ कैसा होगा, अभी मैंने बताया उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। ये एक समान वेग से चल रही है जो, यहाँ पे हमारा होता है वेग और यहाँ पे होता है समय। तो ये याद रखिएगा, ये एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ है। ठीक, ये हमारा हो गया y अक्ष और ये होगा हमारा x अक्ष। तो एक समान वेग से गतिमान जो गाड़ी है या कोई भी वस्तु है उसका ग्राफ कैसा होता है, दोनों ही अक्षों से समान कोण बनाते हुए निकलता है। तो फ्रेंड्स, अब इस पे हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि एक समान वेग से गतिमान किसी भी गाड़ी के वेग समय ग्राफ का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो हमको क्या दिखाता है या क्या प्रदर्शित करेगा। उससे हमको अगर हम लोग ये एरिया निकाले, ये वाला, जैसे कि ये जो शेडेड एरिया है, अगर इसको हम लोग निकालें तो इससे हमको क्या मिलेगा। हम लोग पहले इस पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से एक ग्राफ बनाऊंगा जिसमें इस बार नंबरिंग भी रहेगी ताकि अच्छे से हम लोगों को समझ में आए। ये हमारा समय, इधर समय, जैसे जैसे आप एक शख्स पे आगे बढ़ेंगे वैसे समय क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इधर हमारा क्या है, वेग है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं पहले 1 सेकंड, पहला सेकंड, फिर ये हमारा हुआ दूसरा सेकंड, फिर ये हमारा हुआ तीसरा सेकंड, एकदम बराबर गैप पे है। ये हमारा हुआ चौथा सेकंड और ये हमारा हुआ 5वां सेकंड। और इसी तरह से हम लोग वेग भी प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा हुआ 2 मीटर, ये हमारा हो गया 4 मीटर, ये हमारा हो गया 6 मीटर। अभी 3 ही प्लॉट करते हैं हम लोग।
तो एक समान वेग से अगर हम लोग चल रहे हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पहले 1 सेकंड में वो 2 मीटर, पहला 1 सेकंड में यहाँ होगा, दूसरे पे वो 4 और तीसरे पे वो 6। ठीक, यहाँ से हम लोग तीसरे सेकंड पे ऐसे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कहाँ आके मिलेगा, तीसरे सेकंड पे मिलेगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक, तो ये एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। और इस त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेग और समय ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल हमको क्या देता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता होगा, 1/2 आधार गुणे लंब, बेस इनटू हाइट। ठीक, तो अब हमको पहले तो बेस पता होना चाहिए और फिर हाइट पता होना चाहिए। बेस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 1 सेकंड, ये 2 और ये 3। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बेस की लंबाई कितनी है, 3। तो ऐसे कर दीजिए, ये हो गया हमारा 3। ठीक, उसके बाद अब हम लोगों को क्या पता करना है, हाइट यानी कि लंब। तो लंब कितना है, 6, 2 2 4 2 6 मीटर पे पहुँचे हैं, तो लंब हमारा हो गया 6। ठीक, अब इन सबको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या मिलता है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 3 जा 9, 3 3 का 9। और ये जो 9 मीटर आया हमारा, ये क्या है, इतने समय अंतराल में इस जो भी हमारी गाड़ी थी या वस्तु थी उसने कितनी दूरी तय की। यानी कि वेग समय अंतराल का जो ग्राफ होता है वो हमको दूरी कह लीजिए, या यहाँ वेग है तो विस्थापन, विस्थापन देता है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि वेग समय ग्राफ का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उससे क्या निकलता है, दूरी निकलती है। जब भी कोई वेग समय ग्राफ दिया हो और हम उस ग्राफ का एरिया निकाल ले, जैसे कि मैंने यहाँ निकाला है, तो वहाँ हमको क्या मिल जाएगा कि उस समय अंतराल में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ठीक, तो हमेशा हमको ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वेग समय ग्राफ का एरिया हमेशा हमको विस्थापन देता है। चलिए अब आगे, अगर आप लोग विस्थापन निकालना चाहें कि मतलब कैसे ये आया इतना, तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कर निकालना पड़ेगा, पहले हम लोगों को औसत वेग निकालना पड़ेगा, और औसत वेग निकालने के बाद फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, औसत वेग। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसने मूवमेंट किया, फिर कितना, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले 2 सेकंड के पहले 1 सेकंड के दौरान इसका वेग कितना था, 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर दूसरे में 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर कितना था, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे और उसको फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अगर हमको दूरी निकालनी हो तो चाल गुणे समय करना पड़ेगा। यानी कि उसी तरह अगर हमको विस्थापन निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, विस्थापन में वेग को समय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम वेग को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखिए, जैसे कि 6 मीटर पर सेकेंड वेग है, कितना है, 6 मीटर। ठीक, और कितनी बार में इसने इस स्पीड को गेन किया, 3 3 3 नहीं, 6 नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों को सबको जोड़ना पड़ेगा ना।
एक एक करके 6 कैसे हो जाएगा? पहले कितना था? 2, फिर कितना हुआ? 4, फिर कितना हुआ? फिर हमारा हो गया 6। ठीक, इन सबको जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, तो 6 4 10, 2 कितना हो गया? 12। और ये 12 को जब हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 12 को 3 से डिवाइड करिए, आ जाएगा 4। और 4 में जब समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल विस्थापन। तो उसके बाद तो ये था हमको वेग समय ग्राफ का जो भी एरिया होता है वो हमेशा हमको क्या देता है? विस्थापन देता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि वेग समय ग्राफ का एरिया विस्थापन देता है। अब फ्रेंड्स हम लोग गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए गति के 3 समीकरण होते हैं। अब पहला समीकरण क्या होता है? तीनों जो समीकरण होते हैं वो आपने हो सकता है कि पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो, 8 नहीं तो 9th में आप लोगों को मिलेगा ये। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये तीनों समीकरण आते कैसे हैं। तो इनकी हम लोगों को आज क्या देखना है? प्रूविंग देखनी है। तो चलिए पहले इस समीकरण से हम लोग शुरू करते हैं कि पहला समीकरण कैसे होता है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज़ करना पड़ेगा? वेग समय ग्राफ को यूज़ करना पड़ेगा। वेग समय ग्राफ का ही प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तीनों समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले समीकरण को हम लोग पहले प्रूव करेंगे। हमने बनाया है ये ग्राफ, कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये। प्रारंभिक वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा टाइम है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा वेग है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी इक्वेशंस हैं इसमें सभी जगह वेग एक समान वेग है। यानी कि केवल ये समीकरण तभी सही होगा जब कोई भी बॉडी एक समान वेग से चल रही हो। असमान वेग से चलेगी तो उसके लिए ये इक्वेशन काम नहीं करेगा। एक समान वेग से चलना होगा। तो हम पहले इसको प्रूव करते हैं और मान लेते हैं कि उसने u वेलोसिटी के साथ, उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी अगर 0 मान के शुरू करेंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। लेकिन हम 0 नहीं लेंगे, हम u ले रहे हैं। u यानी कि 0 से कुछ ज़्यादा होगा। यहाँ पे 0 वेलोसिटी होगी, तो 0 से ज़्यादा मान लीजिए यहाँ पे है, वो यहाँ से शुरू कर रहा है। तो यहाँ से जब वो शुरू करेगा तो कुछ ऐसे उसका एक समान वेग का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे क्या है? उसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी है ये वाली जो कितनी है? u। और मान लीजिए ये पॉइंट जहाँ से उसने शुरू किया वो a है। ठीक, और यहाँ पे उसने जब अपनी वेलोसिटी ख़त्म की, जब वो रुका पॉइंट b पे, तो मान के चलते हैं उसकी अंतिम वेलोसिटी कितनी है? v। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि आप लोग, एक चीज़ मैं बताना बीच में भूल गया हूँ, अभी बता ही देता हूँ तुरंत। वो क्या होता है? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। पहले एक्सेलरेशन बता ही लेता हूँ, तभी ये इस, क्योंकि इसमें अभी एक्सेलरेशन ये ए आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा कि कहाँ से आ गया। तो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण वेग किस दर से परिवर्तित हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी यात्रा की शुरुआत में अगर मेरी वेलोसिटी मान लीजिए कि u थी, और जब मैंने अपनी यात्रा ख़त्म की तो मेरी जो अंतिम वेलोसिटी थी, यानी कि रुकने से पहले, जस्ट रुकने से पहले जो मेरी वेलोसिटी थी वो मान लेते हैं v। ठीक, तो जो u और v के बीच का अंतर होगा उसको
और अगर हम लोग उसको इस पूरे अंतर को लाने में मुझे कितना समय लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग बढ़ती हुई स्पीड के साथ चल रहे हैं तो ये जो u होगा ये v से क्या होगा, कम होगा। तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन इंग्लिश में कहते हैं, a दिस इज इक्वल टू v माइनस u, और उसको कितना समय लगा, मान लीजिए t समय में ये परिवर्तन हुआ तो t से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या किसी निश्चित समय अंतराल में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। यानी कि पहले हम लोगों को क्या निकालना है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को लगने में कितना समय लगा, और उस परिवर्तन को अगर हम लोग समय से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण मिल जाएगा। चलिए आगे। तो ये थी त्वरण की परिभाषा। एक और होता है मंदन। मंदन क्या होता है, अगर हमारा जो त्वरण है वो वेग की दिशा में ना परिवर्तित होकर वेग के विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी कि पहले हमारी वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, हम एक अधिक स्पीड से मूव कर रहे थे, और अचानक से जैसे ही हम लोग किसी चीज़ का ब्रेक लगा या फिर किसी ने रोकने की कोशिश की तो हमारी वेलोसिटी क्या होने लगी, धीमे होने लगी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरू की वेलोसिटी होगी, उससे क्या होगी, कम होगी। ठीक, क्योंकि कोई हमको जब आगे से रोकेगा तो जो हमारी पहले की वेलोसिटी होगी वो तो कम होती ही जाएगी, तभी तो रुकूंगा। तो अगर पहले हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और अंत की वेलोसिटी कितनी थी, v थी, तो अब जब अंतर निकालेंगे हम लोग तो कितना निकलेगा, अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी होता है। तो उसके लिए क्या होगा, अंतिम वेलोसिटी हमारी कितनी है, अंतिम वेलोसिटी हमारी u है, अरे सॉरी v है। तो v, अब एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, v माइनस u, और उस कितना समय लगा इसको चेंज करने में, t, मान लीजिए t समय लगा, तो t से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। यहाँ ये जो v है वो u से क्या है, कम है, अंतिम वेलोसिटी प्रारंभिक वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग से कम है। तो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव में ही तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने बताया था एक पहले भी वीडियो में, कि साइंस में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है। यानी कि जो हमारा त्वरण है वो उल्टी दिशा में काम कर रहा है। उल्टी का मतलब कि जिस दिशा में हम गति कर रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है, और विपरीत दिशा में लगते हुए त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, धीरे 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 हमारी स्पीड कम होती है और एक समय पे रुक जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था त्वरण। अब चलिए हम लोग वापस उसी पे आते हैं, हम लोग ने जहाँ पे क्या किया था, शुरू किया था, फिर से हम लोग नया ग्राफ इस बार बनाएंगे ताकि और क्लियर हो। यही रहा, ठीक, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी ऐसे, ठीक, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, यहाँ पे हमारी प्रारंभिक वेलोसिटी थी u, यहाँ पे हमारी अंतिम वेलोसिटी थी v, ठीक। तो मैंने u से शुरू किया और v पे जाके हम लोग रुक गए। u ऊपर ग्राफ से थोड़ा ऊपर इसलिए है कि u की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। यहाँ से शुरू करने का मतलब आपकी प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो है, हम जीरो लेकर नहीं चल रहे हैं, हम कुछ मान के चल रहे हैं, तो जीरो से अधिक ही मानेंगे, इसलिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, क्योंकि ये इसमें कुछ या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, मान लीजिए हम u मान लिए तो यहाँ पे u है, तो ये u है, और अंतिम वेलोसिटी इसकी कितनी है, v है। और इस पूरी यात्रा को तय करने में मान के चलते हैं कि हमको t समय लगा। यहाँ पे जो ये पूरा टोटल समय लग रहा है ये हमारा कितना लग रहा है, t। तो a से शुरू किया, u वेलोसिटी के साथ b पे पहुँचे तो अंतिम वेलोसिटी v थी, और पूरा ये जो हमारा समय लगा वो t था। तो मान लीजिए पॉइंट a, ये b, इस पॉइंट को मान लेते हैं c, और एक इस एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया d, ठीक।
और यहाँ से इसको आप मिला दीजिए। ये पॉइंट हमारा हो गया क्या, ई। आप लोग ग्राफ को सही से एक बार प्लॉट कर लीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ठीक। और यहाँ से मैंने इस पर एक लंब डाला, ये सी, और वाई एक्सिस पे लंब डाला, ये डी। और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से मिला दिया, ये कहाँ आ गया, ई पे आ गया। तो अब हम लोग अपना इक्वेशन बनाएंगे। बी सी, ध्यान रखिएगा, बी सी को फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है ये है यू, और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये है वी, क्योंकि अंतिम वेलोसिटी यहाँ, ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है, तो अंतिम वेलोसिटी यहाँ पे मैं बोल रहा था वी है, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, वी होगी। मैं थोड़ा सा और ग्राफ क्लियर करके फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा वेग वाला ग्राफ है, ठीक, और ये हमारा समय वाला ग्राफ है, ठीक। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, u, इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस u होगा, ठीक। और यहाँ ये चूँकि अंतिम वेलोसिटी में बोल रहा हूँ v है, ये जो हमारा पॉइंट कितना है b है, ये हमारा पॉइंट कितना है a है, तो अंतिम वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी अक्ष से इसको मैच करा दीजिए, तो ये होगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा v, ये पूरा यानी कि ये पूरा, ये कितना हो जाएगा v। और पिछले ग्राफ में मैंने इसको ऐसे मिलाया था, यहाँ पे लिखा था ये a था, ये b था, ये c था, और ये यहाँ पे क्या था, d था। नहीं, ये d था और ये कितना था, e था। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या, कि हम लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये है बी सी। बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए बी सी को, ये पूरा बी सी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये पूरा बी सी है, ये देख रहे हैं ना, ये बी सी। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ई, यहाँ पे ई पॉइंट था, प्लस ई सी, दोनों छोटी छोटी लाइंस को जोड़ देंगे तो ये बड़ी लाइंस मिल जाएगी, तो उसी को बस लिखना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, हम किसको लिख रहे थे, बी सी बराबर बी ई प्लस ई सी। तो बी सी, इसको ऐसे ही लिखे रहिए, बी ई को भी ऐसे लिखे रहिए। ये जो ई सी है, इसको अगर ये हम लोग ओरिजिन ओ मान लें और इसको हम लोग माना है ए, तो यहाँ पे ई सी जो ये वाली डिस्टेंस है वो ए ओ के बराबर है, दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो ई सी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए ओ। बस यहीं तक जो समझना था वो समझना था, अब केवल वैल्यू पुट करनी है हमको। बी सी क्या है, ये देखिए बी सी क्या है, ये पूरा का पूरा u है हमारा, अरे v है, सॉरी v। बी सी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, v, तो इसकी जगह पे v लिखेंगे, ए ओ की जगह पे क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। तो बी सी की जगह पे v लिख लीजिए और ए ओ की जगह पे u लिख लीजिए। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे v, और इसके जगह पे ये b को वैसे ही रहेगा, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए ओ की जगह पे u। अब u को इधर भेज दीजिए बराबर के इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू बी ई, ठीक। ये हमको समीकरण 1, ठीक। अब त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन लिया गया समय अंतराल। तो त्वरण को हम लोग दिखते हैं किससे, ए से, तो ये हो गया हमारा ए, और वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, यानी कि v माइनस यू। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और टोटल समय कितना लगा, मैंने बताया था कि इस पूरी यात्रा को तय करने में हमको t समय लगा, शुरू में ही लिया था। तो t से इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए,
जैसे ही आप इसको t से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का यही फार्मूला होता है। फिर t को इधर ले जाके a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू टी, यानी कि AT, और ये हो जाएगा v, और यहाँ पर है माइनस u। ठीक, अब u को इधर, तो u जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, u जो हमारा इधर गया u प्लस AT बराबर v, और इसको सही से लिखे तो v बराबर u प्लस AT। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने क्या किया, प्रूव किया। इसके बाद सेकंड इक्वेशन, अब हम लोग अब दूसरा देखते हैं, दूसरे को कैसे निकाला जाए, दूसरे को कैसे प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए हम लोग यही ग्राफ, यही सेम ग्राफ बनाएंगे जो हमारा ग्राफ था। ये इस बार थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैंने अपने से बनाया है, ये भी, ये 2 पॉइंट्स जो हमारे थे, और यहाँ से हमने क्या किया था, इसको मिला दिया था। हम नेमिंग कर देते हैं, A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये E था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अभी जब मैंने बताया कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है, नहीं सॉरी, वेलोसिटी यानी कि वेग और समय का ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग d से भी दिखाते हैं, s से भी दिखाते हैं, आप जिससे चाहे उससे दिखा सकते हैं। ये जो इक्वेशन हम लोगों का होता है तीनों, इसमें जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो हम भी s मान के ही चलेंगे। s इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे है, तो वेलोसिटी और समय ग्राफ के बीच का जो हम लोग क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हमारा वेलोसिटी और समय ग्राफ हुआ, इसके बीच का क्षेत्रफल, यानी कि इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बीच का क्षेत्रफल यही होगा, ये पूरा, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, एक तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये एक क्या है, ट्रेपेजियम है। या आप कह सकते हैं अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें ये AE से, तो एक हमारा क्या है, एक आयत है और एक त्रिभुज है। तो इस टोटल का एरिया हम लोग निकाल लें, इस टोटल का एरिया निकाल ले तो हमको क्या मिल जाना चाहिए था, विस्थापन, यानी कि S। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा रेक्टेंगल, ये हमारा O था, तो रेक्टेंगल कौन सा है, OAEC, और त्रिभुज कौन सा है, AEB। इन दोनों के एरिया को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे S, ठीक, एरिया के लिए मैं डेल्टा यूज कर रहा हूँ। डेल्टा का मतलब यहाँ एरिया, किसका एरिया, तो पहले हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, ये इस वाले वो आयत का, आयत AOECE, या कहिए AECO, तो हम लोग लिख लेते हैं AECO। यहाँ पे क्या लिखना है, AECO, और इसमें किसका एरिया जोड़ेंगे, इस त्रिभुज का, AEB, AEB, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। और चूंकि ये वेग समय ग्राफ है तो इसका एरिया हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन देगा। वेग समय ग्राफ का एरिया हमेशा विस्थापन देता है। तो S, अब आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई,
तो देखिए लंबाई इसकी कितनी है, ये ए ओ क्या है इसकी चौड़ाई है, और ओ सी क्या है इसकी लंबाई है। तो ए ओ को हम लोग क्या मान के चले थे, यू, यही तो थी प्रारंभिक वेलोसिटी, यू प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग हमारा ये पूरा v था, और ये जो है ये कितना था, t था। तो हमारे इस वर्ग का जो चौड़ाई हुआ वो u हुआ, और जो लंबाई हुआ वो t हुआ। ठीक, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको u और इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, u इंटू टी, और फिर इसमें त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे लंब। तो इसका आधार कितना है, ए ई, आधार कितना है, ए ई। ठीक, और ए कितना है, टी के बराबर है, तो टी वहाँ पे लिख देंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है बी ई, और बी ई फ्रेंड्स, बी ई अभी हम लोग निकाले हैं। यहाँ देखिए ऊपर, ये देखिए बी ई कितना है, भी माइनस यू, तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे, भी माइनस यू। एक बार मैं पहले लिख के दिखाता हूँ, ये कितना होगा, ए ई इंटू बी ई। ठीक, तो ये होगा यस, ए हुआ यू टी प्लस हाफ, ये टी है, ए ई हमारा कितना था, टी के बराबर था। ठीक, और बी ई भी माइनस यू के बराबर था। ठीक है, एक मिनट ऊपर एक बार, ये जो हमारा बी ई था फ्रेंड्स, ये देखिए बी ई यानी कि इतना एक ए टी के बराबर था। अगर हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, ये बी ई तो है, ये क्या लिखा जा सकता है, बी ई अपॉन टी। तो अगर बी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ए टी के बराबर, बी हमारा ए टी के बराबर है। तो b इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, टी इधर जाएगा तो बी ई इज इक्वल टू कितना आएगा, ए टी। तो वही मैं लिख रहा हूँ, उसको एक दो बार आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा और ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से शुरू बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो मैं फिर से, यहाँ हो गया एस, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये भी माइनस यू नहीं होगा, यहाँ पे ये कितना होगा, ए टी होगा। तो एस, ये हो गया यू टी, ये हो गया हाफ, ये हो गया टी इंटू ए टी। ठीक, तो ये हो गया हमारा एस, ये हो गया यू टी प्लस ये हो गया हाफ इंटू टी टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। और यही है आप लोगों का गति का दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिसको भी ये समझ में आया अच्छी बात है, रिवाइज़ कर लेगा। जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट में जाके आप लोग लिख दीजिएगा कि एक बार और बता दीजिए। जिसको बताना हो, जिस चीज़ को जो भी पॉइंट हो, मैं फिर से अगले लेक्चर में क्या करूँगा, इसको बता दूँगा। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।